Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 5th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about repo rate that has been increased recently by RBI, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, हाल फिलहाल में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग बुलाई और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया. दिस मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाज एन ऑफ साइकिल रिव्यू. ऑफ साइकिल रिव्यू इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हर 2 महीने पे होती है. तो जैसे फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया, फिर उसके बाद अप्रैल में हुई, तो उस हिसाब से द नेक्स्ट मीटिंग वाज सेट टू बी हेल्ड इन जून. लेकिन इस साइकिल को ब्रेक करते हुए इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग पहले ही बुला ली और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया. ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सब आप जानते ही होंगे. इट इज़ ए 6 member body. It has 3 members from RBI including RBI governor and 3 members from the government side. They are nominated by the government. और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये मिल करके फिर मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है और जो फैसले होते हैं वो वोटिंग के बेसिस पे होते हैं और जो भी फैसला होता है वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स के बेसिस पे ही फैसला लिया जाता है. आरबीआई गवर्नर के पास इन जनरल कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं है एक्सेप्ट फॉर द केस इन टाई. अगर वोट टाई हो जाता है तो फिर जो आरबीआई गवर्नर ने वोट किया है वो बात मानी जाएगी इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग. और ये जो भारत सरकार द्वारा भेजे गए 3 मेंबर्स होते हैं इनकी 4 साल की टर्म होती है. और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जहाँ किया जाता है, उसका एक मेन टारगेट होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, रिटेल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एंड द रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ टू बी केप्ट क्लोज टू 4% विथ अ डेविएशन ऑफ +& -2% अलाउड. अभी जो हाल फिलहाल में ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की गई है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है वो देखते हैं. तो आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% इंक्रीज करके अब रेपो रेट को कर दिया है 4.4%. और इसके पीछे मुख्य कारण बताया गया है राइजिंग इन्फ्लेशन. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो इकोनॉमी के आप जानते ही होंगे. इंक्रीजिंग रेपो रेट मीन्स कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज टेकन अप इन ऑर्डर टू कर्ब इन्फ्लेशन. इकॉनमी से थोड़ा बहुत पैसा मॉपअप किया जाएगा लेकिन इसके कारण थोड़ी बहुत ग्रोथ भी नीचे आ सकती है. दैट इज़ वन डाउन साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. लेकिन हाल फिलहाल में इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और उसको कर्ब करने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है. उसके अलावा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को भी 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है. ये भी आप समझते होंगे कैश रिजर्व रेशियो इज अ पर्टिकुलर अमाउंट दैट any bank, scheduled commercial bank, has to keep with RBI in the form of cash of its total NDTL, net डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का एक सर्टेन हिस्सा बैंक्स को आरबीआई के पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो. तो अभी तक कैश रिजर्व रेशियो 4% था, उसको बढ़ा करके 4.5% कर देगी आरबीआई. दैट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 21 मई. तो जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो 0.5% बढ़ेगा, दैट मीन्स the banks will have to keep some amount of their NDTL with the RBI. That effectively becomes a contractionary monetary policy and it will help in curbing inflation. और उसके अलावा आपको पता ही है कि रेपो रेट इज़ द नॉमिनल एंकर. रेपो रेट अगर चेंज होगा तो बाकी सारे जो रेट्स हैं जैसे बैंक रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये सब चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी. तो नाउ इफ़ रेपो रेट इज़ 4.4%, so now SDF will be 0.25% lesser, which will be 4.15%, and marginal standing facility as well as bank rate will be 4.65%, which is 0.25% higher as compared to repo rate. क्या कारण रहे हैं आरबीआई के इस एक्शन के पीछे? आरबीआई ने हाल फिलहाल में
रेपो रेट को इतना स्टीप तरीके से क्यों बढ़ाया है, उसके पीछे कारण मैं आपको बता चुका हूँ। राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों से काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, सीलिंग लिमिट पे चल रहा है। देखिए, आप ये मत सोचिए कि इन्फ्लेशन तो सर बेयरली 6% के पार गया है, रिटेल इन्फ्लेशन। आप ये सोचिए कि टारगेट इन्फ्लेशन इज़ 4% इटसेल्फ। रिटेल इन्फ्लेशन को 4% के आसपास ही रखना है। वो तो डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन 2% अलाउड है, लेकिन पिछले 2 सालों से आप देखिए तो 6% के आसपास ही इन्फ्लेशन रहा है, विच इज़ अराउंड द सीलिंग लिमिट। और पिछले 3 महीने से तो वो उस सीलिंग लिमिट को भी पार कर गया है, 6% से ऊपर चला गया। दैट मीन्स इन्फ्लेशन इज़ क्वाइट स्टबबॉर्न इन करेंट टाइम्स, और उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई ने ये मौजूदा स्टेप उठाया है। उसके अलावा इन्फ्लेशन को फ्यूल करने में सबसे ज़्यादा किसी कमोडिटी ने रोल प्ले किया है तो वह है क्रूड ऑयल प्राइसेस। यूक्रेन वॉर के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई कहीं ना कहीं प्लग हो गई है, और इस कारण से सप्लाई प्लग होने से इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर गए, और इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाने के कारण हमारे देश के अंदर भी पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं। रीज़न बीइंग इंडिया डिपेंड्स मोस्टली ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फॉर मीटिंग इट्स फ्यूल रिक्वायरमेंट्स। तो इस कारण से, और फ्यूल की ज़रूरतें हर चीज़ के लिए होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल ज़रूरत होती है, और ट्रांसपोर्टेशन फल सब्जियां हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। तो अगर क्रूड ऑयल का दाम ऊपर गया है तो दैट हैड अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन ओवरऑल इन्फ्लेशन। इट हैज़ लेड टू इन्फ्लेशन इन फूड एंड ऑल अदर एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ एज वेल। उसके अलावा अगर आप देखिए तो कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो क्वाइट हाई। कोर इन्फ्लेशन, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि कोर इन्फ्लेशन इज डिफाइंड लाइक दिस: हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का सरल सा मतलब ये है कि जो वोलेटाइल आइटम्स हैं या सीजनल आइटम्स हैं उनके दाम को हटा दिया जाए, तो जो जनरल आइटम्स हैं उनके दाम किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। क्योंकि वोलेटाइल आइटम्स पे, सीजनल आइटम्स पे सरकार का कंट्रोल बहुत बार नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, बारिश अच्छी नहीं हुई तो फूड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, या बारिश ज़्यादा हो गई तो फूड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, दोनों केस में फसलों को नुकसान होगा। तो वैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल के ऊपर नीचे गए तो फ्यूल प्राइस ऊपर जा सकता है। तो वोलेटाइल आइटम्स के दाम हटा दिए जाए तो जिन आइटम्स पे सरकार का थोड़ा कंट्रोल है, उन आइटम्स के दाम को मेजर करने के लिए, उन आइटम्स के इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो फैक्टर डिफाइन किया गया है वो कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो क्वाइट हाई, इट इज ऑल्सो क्लोज टू 6%। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन इन आर इकोनॉमी इज़ क्वाइट स्टबबॉर्न, इतनी आसानी से कम नहीं होने वाला है। ये सीजनल आइटम्स के दाम अगर कम हो भी गए, यूक्रेन वॉर ख़त्म हो भी गया, तो भी इतनी आसानी से इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाला। देखिए, पिछले 2 सालों से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ा ही जा रहा है, और क्रूड ऑयल के दाम भी लगातार पिकअप किए जा रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी हैड सम लैग्स ऑल्सो। तो ऐसा उम्मीद करना कि अगर हमें इन्फ्लेशन मई महीने में कंट्रोल करना है तो अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ाया और इन्फ्लेशन अभी तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट दिखने में 2 से 3 वीक का टाइम लग जाता है। सो इफ़ वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, आरबीआई कुड नॉट वेट टिल द नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। जो साइकिल के हिसाब से अगली रिव्यू होनी थी वो जून में होनी थी, तब तक कुछ लेट हो जाता, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है। इट ऑलवेज कम्स विथ ए लैग, एंड दैट इज़ वाई आरबीआई हैड टू कम अप विद दिस ऑफ साइकिल मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। द रीजन बीइंग वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, एंड दैट इज़ वाई द डिसीजन वाज टू बी टेकन इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं। डायरेक्टली मैंने इस आर्टिकल में डील नहीं किया है, लेकिन इकोनॉमी से रिलेटेड या इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको आप अटेम्प्ट कीजिए और आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रो वर्सेस वेड केस ऑफ द यूएस। ये आर्टिकल वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको अलग अलग डायमेंशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डायरेक्टली आप किसी भी जीएस सब्जेक्ट से इसको एसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये एसए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वीमेन रिलेटेड एसए जाते रहते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और इसी कारण से मैं ये आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। तो इसको मैं काफ़ी डायनामिक तरीके से इस आर्टिकल को कवर करूँगा, ताकि खासकर PSIR स्टूडेंट्स को मदद मिले। सबसे पहले समझते हैं कि ये लेफ़्ट और राइट विंग पॉलिटिक्स होती क्या है। आपने ज़रूर सुन रखा होगा लेफ्टिस्ट अप्रोच, राइटिस्ट अप्रोच। तो पहले थोड़ा ये समझते हैं। और ये लेफ़्ट और राइट जो टर्म है, इट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच सोसाइटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले कैसी थी कि वहाँ के गिने चुने जो नोबल क्लास थे
वो रिच थे और वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ बिताते थे, जबकि जो कॉमन लोग थे उनके ऊपर तमाम तरह की टैक्स लाइबिलिटीज लगाई जाती थी. सो मेजॉरिटी पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन worked hard, yet they had very limited amount of wealth, while remaining 10% or 8% noble class, they did not work, yet they amassed large amount of wealth. अभी अगर फ्रेंच कोर्ट को आप देखिए तो वहाँ पे किंग ऐसे सेंटर में बैठा करता था और किंग के लेफ़्ट साइड में जो लोग बैठते थे वो डिमांड करते थे कि सर इस मौजूदा सिस्टम को बदला जाए, थोड़ी इक्वालिटी लाई जाए, अननेसेसरी आम आदमी को हरास ना किया जाए. तो दे जो लेफ्ट में बैठते थे दे वेयर इन डिमांड ऑफ सम, दे डिमांडेड सम सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी अप्रोच कि दे वांटेड टू चेंज द प्रेवलेंट सिस्टम कम्प्लीटली. जबकि किंग के राइट में जो लोग बैठते थे दे वेयर ट्रेडिशनलिस्ट. वो कहते थे सब ठीक तो चल रहा है, जैसा है ठीक है. दे वेयर स्लाइटली कंजर्वेटिव ऑल्सो. सो ये देखिए, लेफ्ट वाले रिवॉल्यूशनरी मतलब चीज़ों को बदलने के चक्कर में, और राइट वाले कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनलिस्ट. और किंग यहाँ बैठा करता था. एज आई सेड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द किंग सैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल वेयर इन मिजरेबल कंडीशन. दे ओनली दे पेड टैक्सेस. दे हैड टू सर्व द नोबल क्लास विदाउट चार्जेस. 90% पॉपुलेशन बट हेल्ड ओनली 10% वेल्थ. तो ये जो लोग थे ये उनके कॉमन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे. 90% पॉपुलेशन लेकिन वेल्थ सिर्फ 10% इनके पास थी. वहीं राइट साइड में the noble class used to set and exempted from all kind of taxes and duties. They enjoyed all kind of privileges. बस 10% पॉपुलेशन लेकिन 90% वेल्थ. उनके रिप्रेजेंटेटिव इस साइड में बैठते थे. तो यहीं से शुरू हुई लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिक्स. लेफ्ट पॉलिटिक्स that wanted change in the present system, that wanted some sort of equality, that is more socialist in nature. जबकि right politics conservative, wanted to maintain the system, they wanted to support the king. तो यहीं से वो शुरू हुआ लेफ्ट और राइट विंग टर्म. मॉडर्न टाइम में इसका थोड़ा सा कैनोटेशन बदल गया है, लेकिन आज के टाइम में भी आप मान के चलिए कि जो लेफ्टिस्ट हैं दे आर रेडिकल एंड रिवॉल्यूशनरी. दे वांट एब्रप्ट चेंज इन द मॉडल. दे आर नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट सिस्टम. जबकि जो राइटिस्ट हैं they should be called evolutionary, not revolutionary. They are okay with the present system but with some changes. They want to bring some changes. They support the government, they support the present system. That is why rightists are sometimes called as conservatives also. Leftists are also sometimes known as radical. तो लेफ़्ट और राइट के बीच में तमाम डेफिनेशन मैंने यहाँ दे रखा है. लेफ्टिस्ट लोग जो होते हैं दे आर मोस्टली सोशलिस्ट इन नेचर. दे टॉक अबाउट इक्वालिटी. राइटिस्ट लोग जो होते हैं दे आर मोस्टली लिबरल और कैपिटलिस्ट इन नेचर. दे टॉक मोर अबाउट लिबर्टी. सो दे विल टॉक अबाउट सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी बट दे विल बिलीव इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कि भाई अगर इंसान को पूरी तरह से छूट दी जाएगी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी हैं. एंड दैट इज़ वाई सम पीपल आर बाउंड टू बी रिच, सम आर बाउंड टू बी पुअर. लेकिन सोशलिस्ट जो हैं दे बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी. दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. दे डू नॉट बिलीव इन क्लास डिवीजन. दे बिलीव, राइटिस्ट बिलीव इन क्लास डिवीजन. तो इस तरह की सारी बातें जो हैं आज के टाइम में जो पहले के लेफ्ट और राइट शुरू हुई फ्रेंच सोसाइटी से या फ्रेंच कोर्ट से, वो आज के टाइम में सोशलिस्ट या कैपिटलिस्ट फॉर्मेट में देखी जा सकती है. एक बार और डिटेल में देखते हैं मॉडर्न टाइम्स में. मॉडर्न टाइम्स में अगर लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज को देखी जाए तो लेफ्टिस्ट में भी दो तरह के लेफ्टिस्ट हैं. एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट्स. एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट्स वो हैं जो वायलेंस को भी जस्टिफाई करेंगे कि अगर इस्तेमाल करना पड़े, पावर इस्तेमाल करना पड़े, वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी करना चाहिए प्रेजेंट सिस्टम को बदलने के लिए. और यही लोग होते हैं, इनको हम लोग माओविस्ट कहते हैं. माओविस्ट आपको पता है दे आर बैंड आउटफिट इन इंडिया. इन्हीं को नक्सल्स भी कहते हैं. दे प्रपोज वायलेंस कि ठीक है छीन लेंगे ज़मींदारों से अपने हक का, सरकार को बदल देंगे. तो ये लोग बम भी चला देते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस पे. दे आर गाइडेड बाय दिस आइडियोलॉजी, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी. मतलब वो जो किंग के जो लेफ्ट साइड में बैठते थे लोग और जो प्रेजेंट सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं थे, तो रिवॉल्यूशनरी थे. तो माओविस्ट अपने आप को रिवॉल्यूशनरी कहते हैं. बट दे आर एक्सट्रीम रिवॉल्यूशनरी, वेरी स्टबबॉर्न एंड दे do not hesitate even in using violence and that is why they are banned outfits in India. उसी लेफ्टिस्ट में अगर थोड़ा सा मॉडरेट अप्रोच देखा जाए तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मार्क्सिस्ट टेंडेंसी रखती हैं, सोशलिस्ट टेंडेंसी रखती हैं. फॉर एग्जांपल CPI मार्क्सिस्ट. ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट करके सरकार बना करके
सोशलिज्म को लाना चाहते हैं थ्रू पीसफुल मेथड्स, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट बैंड बट दे आर ऑल्सो लेफ्टिस्ट। अगर इनकी सरकार बन गई, जैसे केरला में सरकार या वेस्ट बंगाल में कई सालों तक इनकी सरकार थी, तो ये लोग फिर कैपिटलिज्म को कंट्रोल कर देते हैं और बहुत हद तक इक्वालिटी को, इकोनॉमिक इक्वालिटी को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन जैसा अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं या पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हैं, तो ये लेफ्टिस्ट ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज, मे बी क्यूबा या फिर आप कोरिया में कह सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे तो वैसे भी डिक्टेटरशिप है। चाइना के अंदर भी आप कहें तो वो लेफ्टिस्ट नहीं है आज के टाइम में। चाइना एक तरह का हौच पौच बन चुका है, राइट। तो दिस लेफ्टिस्ट ट्रेंड इज़ नॉट जस्ट not popular in India, but it's not popular even in most parts of the world as well. तो दुनिया भर में अगर कोई ट्रेंड पॉपुलर है पॉलिटिक्स के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टीज पॉपुलर हैं, जिनको पॉपुलर सपोर्ट मिला हुआ है, तो वो हैं राइटिस्ट्स। लेकिन राइटिस्ट्स के भी दो ब्रांड हैं, दो वर्जन हैं। पहला है मॉडरेट, जैसे लेफ्टिस्ट के मॉडरेट होते हैं वैसे राइटिस्ट के भी मॉडरेट्स होते हैं। कभी कभार इनको हम लोग सेंट्रिस्ट्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट के बीच के आसपास हैं, सेंटर के आसपास हैं, या फिर इनको हम लोग स्लाइट राइटिस्ट कह देते हैं, बट बेटर वर्ड इज़ मॉडरेट राइटिस्ट। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को इस कैटेगरी में डाला जा सकता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद को कहती नहीं है कि मैं मॉडरेट राइटिस्ट हूँ, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, लेकिन उनके डिमांड्स, उनके मैनिफेस्टोज़ के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी को मॉडरेट राइटिस्ट में डाला जा सकता है। यूएस के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं उनको मॉडरेट राइटिस्ट में डाला जा सकता है। उनकी जो इकोनॉमिक मॉडल होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ वन वर्जन ऑफ लिबरलिज्म इटसेल्फ। लिबरलिज्म स्टार्टेड विथ क्लासिकल लिबरलिज्म। ये PSIR स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, जनरल स्टूडेंट्स को थोड़ी तकलीफ हो सकती है समझने में। लिबरलिज्म स्टार्टेड विथ क्लासिकल लिबरलिज्म, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अंडर प्रेशर ऑफ सोशलिज्म इट अपग्रेडेड इनटू वेलफेयरिज्म, जिसको हम लोग पॉजिटिव लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो दे सपोर्ट आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म। इसीलिए जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तो आप देखते हैं कई सारे वेलफेयर स्कीम्स, बल्कि जो वेलफेयर स्कीम्स होते हैं जैसे MG नरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये कांग्रेस के टाइम में ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, और इनके इकोनॉमिक मॉडल हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म, जबकि अगर सोशल नॉर्म्स पे इनका बिलीव देखा जाए तो दे आर क्वाइट प्रोग्रेसिव इन नेचर। सोशल नॉर्म्स पे इनका बिलीव देखा जाए प्रोग्रेसिव, जैसे दे विल सपोर्ट द आइडिया ऑफ एबॉर्शन, कि ठीक है अबॉर्शन पे विमेन का अधिकार होना चाहिए, अपने हिसाब से वो फैसले ले सकती है तब तक जब तक उसके हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो एक एज के, एक टाइम के बाद एबॉर्शन अलाउ ना किया जाए जस्ट बिकॉज उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो एबॉर्शन करे तो। अदरवाइज दीज पार्टीज बिलीव कि विमेन के पास पूरा अधिकार है एबॉर्शन को लेकर के फैसले करने के लिए। सो दे आर, अगर उनकी इकोनॉमी देखी जाए तो वेलफेयरिज्म, और सोसाइटी वो चाहते हैं प्रोग्रेसिव या लिबरल सोसाइटी हो। लेकिन वही, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर कांग्रेस या यूएस के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं दे बिलीव इन दिस मॉडल, जबकि वही जो एक्सट्रीम राइटिस्ट्स होते हैं राइट में भी थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड में जाने लगते हैं। अब इनको एक्सट्रीम तो नहीं कह सकते क्योंकि एक्सट्रीम राइटिस्ट फिर बहुत ज़्यादा रेडिकल हो सकते हैं। ये अपने वर्ड्स चूज करने का तरीका है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि कोई भी पार्टी ये नहीं कहती है कि मैं एक्सट्रीम राइटिस्ट हूँ, लेफ्टिस्ट हूँ, उनके पॉलिसीज़ के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं। इंडिया के अंदर बीजेपी को या यूएस के अंदर रिपब्लिकन्स को कहा जा सकता है मोर राइटिस्ट। एक्सट्रीम राइटिस्ट कहना थोड़ा एक्सट्रीमिज्म हो जाएगा, लेकिन ठीक है, इनको राइटिस्ट कहा जा सकता है। इनकी जो इकोनॉमिक अप्रोच होता है वो मॉडरेट्स के तुलना में, मॉडरेट राइटिस्ट की तुलना में थोड़ा अलग होता है। दे बिलीव इन नियो लिबरलिज्म अप्रोच। PSIR ऑप्शन स्टूडेंट समझ रहे होंगे। नियो लिबरलिज्म, दे बिलीव इन मोर प्राइवेटाइजेशन, दे बिलीव लेस इन वेलफेयरिज्म। तो आप देखिए ना, मोदी सरकार के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड ऊपर गया कि नहीं गया। दे बिलीव कि प्राइवेटाइजेशन, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। दे बिलीव कि प्राइवेटाइजेशन ब्रिंग्स एफिशिएंसी। तो ये है उनका इकोनॉमिक मॉडल। अगर उनका सोशल मॉडल देखिए तो थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर का है, कल्चर को, रिलीजन को लेकर के थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कि सबरीमाला टेम्पल एंट्री का जब टाइम ये इशू चल रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबरीमाला टेम्पल के अंदर केरला में विमेन एंट्री अलाउ होनी चाहिए, तो भारत सरकार को तो मानना ही था, लेकिन कई सारे जो बीजेपी, लोकल बीजेपी यूनिट्स के जो लोग थे वो सबरीमाला के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी इज़ हैविंग स्लाइटली कंजर्वेटिव अप्रोच एज फार एज सोसाइटी और कल्चर इज़ कंसर्न। तो इसीलिए उनको हम लोग राइटिस्ट
के साइड में कैटेगराइज करते हैं। अब वहीं अगर अमेरिका में आप देखिए जो रिपब्लिकन्स हैं वो भी कंजर्वेटिव हैं एज फार एज सोसाइटी इज़ कंसर्न, और इसलिए वो अबॉर्शन के प्रोविज़न को जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि अगर आप क्रिश्चियंस को देखो, कैथोलिक क्रिश्चियंस को देखें यानी कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस को देखें तो उसमें अबॉर्शन अलाउड नहीं है। और ये लोग जो हैं रिपब्लिकन्स, दे बिलीव इन कंजर्वेटिव अप्रोच सिंस दे आर मोर राइटिस्ट, सो दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अबॉर्शन। विमेन को अबॉर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए। दे सी अबॉर्शन एज किलिंग ए फीटस। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक अंतर। दुनिया भर में अगर पॉपुलर पार्टीज हैं तो राइटिस्ट ही हैं, लेकिन राइट में भी थोड़ा मॉडरेट हैं, थोड़ा एक्सट्रीम हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इनके सोशल अप्रोच पे। ये जो मॉडरेट राइटिस्ट हैं ये सोशल अप्रोच में प्रोग्रेसिव हैं, जबकि एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं ये सोशल अप्रोच में थोड़े कंजर्वेटिव हैं। ये अबॉर्शन को वुमेन का अधिकार नहीं मानना चाहते हैं, ये अबॉर्शन को देखते हैं जैसे इट इज़ लाइक किलिंग ए फीटस। अब ये करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। अमेरिका के अंदर एक केस है रो वर्सेस वेड केस ऑफ द यूएस। ये 1973 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार माना विमेन के लिए कि इफ़ यू आर प्रेग्नेंट इट्स योर राइट टू गो फॉर एबॉर्शन एज लॉन्ग एज इट इज़ सेफ फॉर यू। आपके फिजिकली आपको कोई अगर नुकसान नहीं हो रहा तो आप एबॉर्शन के लिए जा सकते हो। और उसके बेसिस पे इन्होंने फैसला किया, इन्होंने कानून बनाया रो वर्सेस वेड जजमेंट के बेसिस पे कि 3 मंथ्स तक की अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी कि 12 हफ्तों तक की अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो सी कैन गो फॉर एबॉर्शन, इट इज़ हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन अब सुनने में ये बात आ रही है मीडिया की तरफ से फ्रॉम यूएस कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ये रो वर्सेस वेड वाला जो फैसला है इसको ओवरटर्न करने वाली है और विमेन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार थे अभी तक प्रेगनेंसी के ऊपर, एबॉर्शन के ऊपर, वो छीनने वाली है। वहाँ पे जो सरकार है वो जो बिडेन है प्रेसिडेंट, यानी कि डेमोक्रेट की सरकार है, यानी कि ये वाले लोग, तो नेचुरली ये लोग अपोज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, क्योंकि दे आर मोर प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो अब ये इशू चल रहा है यूएस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अपने रो वर्सेस वेड वाले फैसले को रिवर्स करना चाहती है एंड दे आर ट्राइंग टू बी मोर ऑफ दिस टाइप, मोर ऑफ कंजर्वेटिव टाइप। अब आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? देखो, ये जो एबॉर्शन है ये काफ़ी मतलब डिबेटेबल एरिया है। इसमें मतलब बहुत सारे एथिकल आर्गुमेंट्स रेज किए जा सकते हैं, इसीलिए एथिक्स पेपर में इसमें 2 बार मेंस में सवाल पूछा जा चुका है। तो क्या है मेन एथिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग एबॉर्शन? सबसे पहला तो सवाल है कि व्हेन डज लाइफ बिगिंस? लाइफ, किसी भी इंसान का जीवन कब माना जाए? जब वो अपने फीटस स्टेज में है या फिर जब उसका जन्म हुआ, जब माँ के वूम्ब से वो बाहर आया तब उसका जन्म माना जाए। अगर फीटस स्टेज में ही उसका जन्म मान लिया गया कि लाइफ बिगैन एट द फीटस स्टेज इटसेल्फ, यानी कि ये जो फीटस है ये मदर से अलग है, इसका अपना जीवन है, उस केस में एबॉर्शन वुड बी लाइक किलिंग समवन, किलिंग दिस पर्सन, क्योंकि ये फीटस माँ के अंदर है। और उस केस में लेकिन हम मान रहे हैं कि इसका जन्म शुरू हो चुका है, जीवन शुरू हो चुका है। इन दैट केस किलिंग दिस फीटस और एबॉर्शन इज लाइक किलिंग समवन। लेकिन अगर मानते हैं कि लाइफ बिगिंस ओनली व्हेन दिस चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द मदर्स वूम, इन दैट केस एबॉर्शन इज नॉट लाइक किलिंग समवन। उसके अलावा एबॉर्शन में जो दूसरा एथिकल एस्पेक्ट है वो है ऑटोनोमी ऑफ वुमन ऑन देयर ओन बॉडी। भाई, विमेन का अपने शरीर के ऊपर खुद हक है या नहीं है, उसको अपने बॉडी के साथ क्या करना है। तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये फीटस तो विमेन के बॉडी का ही हिस्सा है, अब उसको अपने साथ उसको रखना है या नहीं रखना, दैट शुड बी हर चॉइस। तो फेमिनिस्ट टेक इन दिस डायरेक्शन कि एबॉर्शन इज एब्सोल्यूट राइट ऑफ विमेन एंड इट शुड नॉट बी टेकन अवे। इफ इट इज बीइंग टेकन अवे देन यू आर डिनाइंग राइट्स ऑफ विमेन ऑन देयर ओन बॉडीज। जबकि दूसरे तरफ लोग कहते हैं, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, कि सर एबॉर्शन करके आप किसी को मर्डर कर रहे हैं, किसी का खून कर रहे हैं। और इसी तरह की बात कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में भी कही गई है, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। दीज आर डिबेट्स अराउंड एबॉर्शन। अभी इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया के अंदर अगर एबॉर्शन को लेकर के कानून जो है वो लिबरल तरीके का है, प्रोग्रेसिव तरीका का है। हमारे यहाँ एबॉर्शन अलाउड है। जो कानून था 1971 का, उसके हिसाब से 20 वीक तक की जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो एबॉर्शन के लिए जा सकती हैं। लेकिन हाल फिलहाल में
1971 के कानून के हिसाब से 20 वीक तक की प्रेग्नेंट वुमेन अबॉर्शन के लिए जा सकती हैं, लेकिन दैट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर मैरिड वुमेन। अनमैरिड वुमेन के लिए अबॉर्शन का इशू डिस्कस ही नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे समाज में माना जाता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 2021 में पिछले साल इस कानून को अमेंड किया गया और उसमें मैरिड के अलावा अनमैरिड वुमेन को भी कवर किया गया कि अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो गो फॉर अबॉर्शन। और उसके अलावा कहा गया 20 वीक से बढ़ा करके उसको 24 वीक्स कर दिया गया फॉर रेप सर्वाइवर्स। अगर कोई रेप विक्टिम है एंड सी गॉट प्रेग्नेंट ड्यू टू दैट एक्टिविटी, उस केस में उनको 24 वीक तक अधिकार होगा अबॉर्शन के लिए जाने के लिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। PSIR ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स, मुझे बस आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपको लेफ्ट और राइट पॉलिटिक्स के बीच का अंतर समझ आया कि नहीं आया। मेरा मेन गोल वही था कि आपको लेफ़्ट और राइट के बीच का अंतर समझाऊं और फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उस पर काम करती हैं वो समझाऊं, इसीलिए मैंने आर्टिकल पिकअप किया। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वीनस मिशन ऑफ इसरो एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं वीनस के बारे में, फिर करंट आर्टिकल देखेंगे। तो वीनस इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। आपको पता है कि सन से सबसे नज़दीक मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, लेकिन अर्थ से सबसे नज़दीक वीनस ही है। अगर पूरे हमारे सोलर सिस्टम में बात की जाए तो इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अब सवाल ये उठता है कि सर जब सन से सबसे नज़दीक है मरकरी तो वीनस सबसे ज़्यादा गर्म कैसे हो गया? सन से सेकंड नंबर दूरी पे सबसे नज़दीक है मरकरी, लेकिन मरकरी से ज़्यादा गर्म वीनस क्यों है? तो उसके पीछे कारण ये है कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत ज़्यादा, 96.5%। आपको एक बात जाननी चाहिए कि जो हमारा अर्थ है ये गर्म है नॉट बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। ऑफकोर्स सोलर रेडिएशन तो बेसिक है ही, बट द सोलर रेडिएशन कम्स एंड फॉल ऑन द अर्थ सरफेस, फिर अर्थ सरफेस गर्म होता है। अर्थ से आने वाली रेडिएशंस ट्रैप होकर के रहती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड दैट इज़ वाई वी रिमेन वार्म। I hope you are getting this. So it is the greenhouse gases in our atmosphere that keep our earth warm. Similarly, greenhouse gases in the Venus atmosphere keeps Venus warm, and the concentration of greenhouse gases, especially carbon dioxide, is quite high in Venus atmosphere, and that is why Venus is effectively the hottest planet in our solar system. अब करंट न्यूज़ देखते हैं। वीनस को स्टडी करने के लिए इसरो ने एक वीनस मिशन प्लान किया है जो वीनस को स्टडी करेगा। तो इसरो ने अभी तक 2 एक्सटर्नल इस तरह के सेलेसियल बॉडीज़ को स्टडी किया, उस पर प्रोब मिशन भेजा है। पहला तो मून और दूसरा है मार्स। अब वीनस ऐसा तीसरा सेलेसियल बॉडी होगा और दूसरा प्लैनेट होगा जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसरो एक मिशन लॉन्च करेगा। इसमें वीनस के सरफेस को स्टडी किया जाएगा, सरफेस पे कौन कौन से कंटेंट हैं। उसके अलावा वीनस का के ऊपर अगर क्लाउड्स देखा जाए तो दीज क्लाउड्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन क्लाउड्स को भी स्टडी किया जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स आखिर कैसे बनते हैं वीनस के एटमॉस्फेयर में अंदर। और ये जो वीनस मिशन है इसरो का, दैट विल बी सेंट इन दिसंबर 2024। ये दिसंबर 2024 का भी अपना एक इम्पॉर्टेंस है। देखो दिसंबर 2024 में वीनस जो है वो अर्थ से सबसे नज़दीक होगा। देखो जैसे आप देख रहे हो ना, ये अर्थ वीनस जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब ये अर्थ और वीनस एक दूसरे से सबसे नज़दीक होते हैं। ये विंडो खुलेगा 2024 दिसंबर में। इस तरह का दोबारा विंडो 2031 में आएगा। तो जब अर्थ से वीनस सबसे नज़दीक होगा उस टाइम में अगर हम कोई प्रोब मिशन भेजेंगे तो उसको सबसे कम फ्यूल देना होगा, दैट इज सबसे कम एनर्जी लगानी होगी। दैट इज़ वाई वीनस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट NGT on Dipore Beale and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important for GS paper 5 SIM issues point of view। Dipore Beale के बारे में तो आप समझते ही हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। ये असम का अकेला रामसार साइट है। इसको रामसार साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था इन नवंबर 2002। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ रामसार साइट, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया डेजिग्नेटेड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। इट इज़ ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डिपोर बील के पास 160 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी एंड रेजिडेंट बर्ड्स रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे वल्चर्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, मंकीज़, जंगल कैट्स रहते हैं बिकॉज ऑफ द नियर बाई रानी फॉरेस्ट रिजर्व। अभी डिपोर बील
को लेकर के कुछ इश्यूज निकल के आए थे 2014 में। 2014 में एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी एनजीटी के अंदर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर, कि दीपोर बिल के आसपास बहुत सारा वेस्ट मटेरियल डंप किया जा रहा है विच इज़ इन क्लियर कट वायलेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स एंड वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स। तो एनजीटी ने इसके बाद असम सरकार को और यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को डायरेक्टिव्स दिए थे कि दीपोर बिल के कंजर्वेशन के लिए आप उचित स्टेप्स उठाएं। फिर कई सारे स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने बहुत सारे अंडर पासेज डेवलप किए दीपोर बिल के आसपास, ताकि एलिफेंट्स का और बाकी सारे एनिमल्स का रेल से या ट्रेन से कोलिजन ना हो। यूनियन मिनिस्ट्री ने पिछले साल 2021 में दीपोर बिल के आसपास के कई सारे एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उस पर कई सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बैन कर दी गई। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दीपोर बिल के आसपास जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग एरिया था उसको ख़त्म कर दिया है, वहाँ से उसको रिमूव कर दिया। वो बात अलग है, कोई नया सॉलिड वेस्ट डंपिंग एरिया नहीं डेवलप किया गया, लेकिन दीपोर बिल के आसपास अब सॉलिड वेस्ट डंपिंग ख़त्म कर दी गई है। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है। हाल फिलहाल में फिर से एक एफिडेविट फाइल की गई एनजीटी में कि सर दीपोर बिल का ध्यान नहीं रखा जा रहा ठीक से और वहाँ पे डंपिंग हो रही है। उस पर एनजीटी ने कहा इट इज़ नीडलेस टू से। एनजीटी ने असम सरकार से रिपोर्ट मांगा, एनजीटी ने यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगा, उन्होंने बताया कि सर ये सारे स्टेप्स हमने लिए तो हैं। फिर एनजीटी ने कहा कि इट इज़ नीडलेस टू से दैट वेटलैंड हैज़ बीन, दीपोर बिल वेटलैंड हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड एज पर द मैंडेट ऑफ द वेटलैंड रूल, वेस्ट इज टू बी हैंडल्ड एज पर द स्टैट्यूटरी रूल्स एंड एनजीटी स्टेटेड दैट वाइल डिस्पोजिंग दिस एप्लीकेशन। तो मुद्दा ये है कि एनजीटी ने कहा कि काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग असम सरकार को और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को ये जितने भी कानून हैं उसको और ठीक तरीके से फॉलो करने की ज़रूरत है। ये करंट न्यूज कम इम्पॉर्टेंट है, मैंने ये इसलिए कवर किया ताकि दीपोर बिल के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको दे सकूं। उसके अलावा कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि दीपोर बिल के कंजर्वेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो आप ये 3 स्टेप्स एग्जाम में लिख पाएँ। उसके अलावा एनजीटी के बारे में भी ज़रा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिब्यूनल है, tribunals are created, they are adjudicatory bodies created with a purpose of disposing a particular kind of cases in effective manner. So and they are created as per an act. So NGT has been created to dispose environment related disputes and has been created as per NGT Act of 2010. तो NGT is mandated to make disposal of applications or appeals within 6 months of filing the case. NGT के 5 सिटिंग्स हैं, 5 प्लेसेज हैं जहाँ पे इसकी मेन सिटिंग्स या ऑफिस हैं। न्यू दिल्ली इज़ द प्रिंसिपल प्लेस, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई आर द अदर 4. NGT के जो मेंबर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो उनके चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके अलावा बाकी जो मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो मिनिमम एनजीटी में एक बार में 10 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। एनजीटी के अंदर कुछ मेंबर जो होते हैं वो एनवायरमेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ मेंबर जो होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं। अभी एनजीटी का कुछ और देख लीजिए, पावर एंड फंक्शन। एनजीटी एक्ट्स लाइक अ सिविल के और सिविल कोर्ट, लेकिन एनजीटी लाइक एनी अदर सिविल कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908, रादर इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, सिविल केसेज लेता है, यानी कि किसी को जेल नहीं भेज सकता, फांसी की सज़ा नहीं सुना सकता, सिविल केसेज लेता है इन जनरल, मैंने पेनल्टी वगैरह लगा सकता है, लेकिन सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन फिर भी सिविल प्रोसीजर कोड इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इट इज़ गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस एंड एनजीटी बाय ऑर्डर कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कंपनसेशन टू द विक्टिम्स ऑफ पॉल्यूशन। तो किसी को अगर पॉल्यूशन के कारण कुछ विक्टिम हुआ उसका, तो उसको कुछ कंपनसेशन दिला सकता है एनजीटी। जो कानून जो एनजीटी एडजुडिकेट करता है, जिन जिन कानून के वायलेशन पे एनजीटी फैसले सुना सकता है, वो कानून एक बार देख लेते हैं कि इन कानून के वायलेशन पे आप एनजीटी में कंप्लेन कर सकते हैं। इट इज़ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981, Environment Protection Act of 1986, Public Liability Insurance Act of 1991 एंड Biological Diversity Act of 2002। ये सारे याद रखो या ना रखो, इतना याद रखो कि इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नहीं है। इन्वायरमेंट रिलेटेड वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है, लेकिन एनजीटी के जुरिडिक्शन में या एम्बिट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 नहीं आता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यहाँ पे इस हिंट्स को भी आप देख सकते हैं।
कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन जो होता है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए नहीं, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, यानी कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। वो सबमरीन्स की इंड्योरेंस बढ़ा देता है एज फार एज द स्टेइंग बीनीथ द वाटर इज कंसर्न। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दूसरा, which are the following statements are not true about the World Press Freedom Index? The index is published by international organization Reporters Without Borders. Absolutely correct. India's ranking has not improved in last 5 years. So this is wrong, and it does not rank countries on the basis of quality of journalism. It just ranks countries on the basis of the freedom available to the journalists. So second and third statements are wrong. Correct answer is option A. And Kokborok is official language of Tripura. That's all from our side for today. Thanks for watching.